नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे, साथ साथ हमारे वीडियो भी देख रहे होंगे। और अगर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर कर दें, तथा जब आपको लगे कि इसमें कोई कमी है या आपको लगे कि ये बहुत अच्छा है तो दोनों तरह के कमेंट्स आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी लिखें। हम बात कर रहे थे हिंदी व्याकरण पर, या जनरल हिंदी जिसे कहते हैं, सामान्य हिंदी कहते हैं। ये सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। सिविल सर्विसेज के साथ साथ ये वनडे एग्जाम में भी पूछी जाती है। टीचर का जो पात्रता परीक्षा होती है टीईटी की, उसमें भी इसका योगदान रहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमने कल इसका सिलेबस का वीडियो आपको दिया था, तो अब इसकी श्रृंखला हम पॉलिटी चला रहे हैं, हिंदी साहित्य में भाषा विज्ञान चला रहे हैं, और इस समय ये व्याकरण हिंदी भी शुरू किया है मैंने, और इंटरव्यू की सीरीज भी कल से स्टार्ट हुई है। तो आप लोग इससे जुड़े रहें, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री में है। सिर्फ आप देखिए और अपनी समझ विकसित करिए। रेगुलर पर डे हर किसी का वीडियो नहीं हो पाता, एक दो दिन के गैप पर क्रम डेली वीडियो आता है। सुबह 8 बजे फिक्स है कि वीडियो आएगा, पर हिंदी साहित्य का आता है एक दिन, फिर एक दिन पॉलिटी का आता है, हिंदी व्याकरण का भी आएगा, और शाम के टाइम इंटरव्यू की सीरीज का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं हिंदी व्याकरण में पहला जो टॉपिक है सामान्य हिंदी का जो पहला टॉपिक है वर्ण विचार। यानी कि आज हम पहले टॉपिक से शुरू करेंगे कि वर्ण विचार क्या है, वर्ण क्या है, इसको हम जानेंगे। आरओ में भी जनरल हिंदी आती है, लेकिन उसमें सिर्फ 6 ही टॉपिक हैं जनरल हिंदी के, तो इसमें वो 6 टॉपिक समाहित हैं। संपूर्ण हिंदी जनरल हिंदी पढ़ाऊंगी, उसमें वो 6 टॉपिक जो आरओ में आते हैं यूपीपीसीएस के, वो भी कवर हो जाएंगे। तो जो लोग सिर्फ आरओ देख रहे हैं वो वही 6 वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण एक्चुअली में मूल ध्वनि है। वर्ण जो है वो मूल ध्वनि है, और मूल ध्वनि का मतलब है कि उसका विखंडन नहीं किया जा सकता, यानी कि उसे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। वर्ण वो कहलाता है जिसके भाग नहीं हो सकते हैं, और ये क्या है, ये भाषा की पहली इकाई है। तो वर्ण क्या है, वर्ण जो है मूल ध्वनि है। ये विखंडन नहीं होता इसका, ये अखंडनीय है। ये क्या है, अखंडनीय है। ये भाषा की पहली इकाई है, भाषा की प्रथम इकाई है। वर्ण क्या है, श्रुत है। ध्वनि श्रुत है। ध्वनि क्या है, श्रुत है। और वर्ण क्या है, वर्ण लिखित रूप है। श्रुत का मतलब हुआ कोई भी ऐसा अक्षर जो सिर्फ बोल के सुना जाता है, लिखा नहीं जा सकता, लिखा भी जा सकता है लेकिन सुना जाता है, वो श्रुत कहलाता है। लेकिन वर्ण हमेशा वही होंगे जो सिर्फ लिखे जा सके। जो लिखा नहीं जा सकता वो वर्ण की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे जानवर भी ध्वनियां निकालते हैं, तो ध्वनि वो भी कहलाती है, लेकिन वो लिखी नहीं जा सकती। जानवरों की जो भाषा होती है उसमें भी ध्वनि होती है, लेकिन वो लिखी नहीं जा सकती, तो वो सिर्फ ध्वनि में आएगी। पर जो हम बोलते हैं वो हमारा लिखित रूप भी हो सकता है, कि अगर हमने आ बोला तो हम आ लिख सकते हैं, हमने का बोला तो हम का लिख सकते हैं। अतः ये क्या है, ये वर्ण हो जाएंगे। वर्ण का मतलब है जिन्हें हम लिख भी सकते हैं, और ध्वनि का मतलब है कि जो श्रुत हो, जिनका जो नहीं भी लिखा जा सकता वो भी ध्वनि कहलाती है।
वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जो हमारी वर्णमाला है वो क्या है? वो वर्णों का व्यवस्थित समूह है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण हैं। 52 वर्णों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। आइए हम देखते हैं वर्ण टोटल कितने हैं। 52 वर्ण हैं। इनको कुछ आधारों पर विभक्त किया जाता है, जैसे मूल स्वर। मूल स्वर कितने हैं? 10 है। 10 क्या है? मूल स्वर है। पंचम वर्ग के आधार पर पंचम वर्ग के वर्ण कितने हैं? 25। पंचम वर्ग का मतलब है का खा गा घा इंगा 5 वर्ण, चा छा जा झा आया 5 वर्ण, टा ठा डा ढा अणा 5 वर्ण, ता था दा धा ना 5 वर्ग, पाफा वाभा मा 5 वर्ग। ये 5-5 वर्ग करके पंचम वर्ग के 25 वर्ण हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। अभी सिर्फ नाम लिखा रही हूँ, इनको डिफाइन भी करूंगी आगे। ऊष्म व्यंजन 4 हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन भी कितने हैं? 4 हैं। आगत व्यंजन कितने हैं? 2। आगत व्यंजन 2 हैं और 3 आपके हैं री, अंग, ये कितने हैं? 3। ये टोटल मिला के आपके कितने हो जाएंगे? 52। 10 और 25 35, 35 4 39 और 4 43, 43 4 47, 47 और 2 49 और 3 52। इस तरह से आपकी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। अब हम जानते हैं वर्ण, ये तो कितने वर्ण हैं उनकी संख्या बताइए कि कितने तरह के वर्ण हैं। अब जो वर्ण है उनको 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो स्वर है, दूसरा व्यंजन। पूरी वर्णमाला 2 भागों में व्यक्त है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो सके। स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारण मूल वर्ण है। ये क्या है? मूल वर्ण। व्यंजन क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाने पर, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं, जैसे आ ई उ। इनमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और व्यंजन क्या है? स्वतंत्रता के सहारे बोले जाते हैं। जैसे व्यंजन में का प्लस आ होगा तब ये का बनेगा, यानी कि इस का को बोलने के लिए आ की आवश्यकता पड़ती है। ये तो हुए वर्ण 2 प्रकार के, एक स्वर है, दूसरा व्यंजन है। अब हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि हमारे जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से स्वर हैं, इस पर आज हम बात करेंगे डिटेल में। पहले तो हमने जाना कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण वो ध्वनियां होती हैं जो अखंड नहीं हो सकती, जिनको विभक्त नहीं किया जा सकता, जो कंप्लीट होती हैं वो ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। लेकिन ध्वनि ऐसी भी होती है जो सिर्फ श्रुत हो, जो सुनी जा सके, उन्हें भी ध्वनियां कहते हैं। लेकिन वर्ण सिर्फ उन्हें कहेंगे
जिन्हें बोलने के साथ साथ लिखा भी जा सके वो वर्ण कहलाता है, और जिन्हें सिर्फ सुना जा सके वो ध्वनि कहलाती है। ध्वनि लिखी भी जा सकती है लेकिन वर्ण सुना नहीं जा, वर्ण केवल सुने जाने वाली ध्वनि को वर्ण नहीं कहेंगे। जो ध्वनियां लिखी जाएंगी वो वर्ण कहलाएंगी, जो नहीं लिखी जाएंगी वो केवल ध्वनि कहलाएंगी। हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों की व्यवस्थित क्रम को, व्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं? जो वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से जो सजाया गया है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। कि वर्णों का व्यवस्थित एक समूह है जिसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आप एक लाइन में याद कर सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आपके इंटरव्यू में भी इस तरह पूछा जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण, हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण है। कौन कौन से वर्ण, कितने वर्ण है? मूल स्वर 10 हैं, पंचम वर्ग 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 है, ऊष्म व्यंजन भी 4 है, संयुक्त व्यंजन 4 है, आगत व्यंजन 2 है, और री, अंग और आहा मिला के 3 व्यंजन है। ये मिला, सॉरी वो व्यंजन नहीं है, स्वरों में आते हैं वैसे वो, तो 3 वो है, अनुनासिक स्वर है वो, और वो संयुक्त व्यंजन है री। तो ये आपके टोटल मिला के 52 वर्ण हो जाते हैं। अब वर्ण को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, स्वरों में और व्यंजन में। जो हमारी वर्णमाला है उसमें 2 प्रकार के वर्ण है, एक कुछ स्वर है और कुछ व्यंजन है। स्वर कौन होते हैं? जो स्वतंत्रता पूर्वक जिनका उच्चारण किया जा सके वो मूल वर्ण कहलाते हैं, वो स्वर होते हैं। और जो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं, जो स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण किया जाएगा वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। अब हम बात करेंगे स्वर पर, उसके बाद हम बात करेंगे व्यंजन पर। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद हम इसे मिटा देंगे, क्योंकि अब हम बात करेंगे स्वर पर। हम बात करेंगे किस पर? स्वरों पर। स्वर पर बात करेंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वरों को हम 7 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। स्वरों को 7 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से 7 प्रकार हैं? पहला प्रकार है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन। दूसरा है जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। तीसरा है ओष्ठ की स्थिति पर। अभी हम इनको आगे डिफाइन करेंगे, स्थिति के आधार पर। चौथा है मुख विवर के आधार पर। मुख विवर के आधार पर। पांचवा है वायु प्रवाह के आधार पर। वायु प्रवाह के आधार पर। छठवां है वर्ण मेल के आधार पर। वर्ण मेल के आधार पर। और सातवां है जाति आधार पर। जाति के आधार पर। इन 7
विभाजन किया जाता है। स्वरों की व्याख्या की जाती है इन 7 आधारों पर। कौन कौन से आधार हैं ये? कौन कौन से आधार हैं? एक पहला है उच्चारण के आधार पर कि किस तरह उच्चारण किया जाता है। दूसरा जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। तीसरा है ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। चौथा है मुख विवर के आधार पर। पांचवा है वायु प्रवाह के आधार पर। छठवा है वर्ण मेल के आधार पर। सातवां है जाति के आधार पर। अब हम सबसे पहले बात करेंगे उच्चारण के आधार पर। सबसे पहले हम बात करेंगे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं? 4 प्रकार हैं इसके। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, दूसरा है ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर। ये ह्रस्व और दीर्घ स्वर तो आपने काफी पढ़ रखा होगा। तीसरा है संयुक्त स्वर और पांचवा है प्लुत स्वर। चौथा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर, ये 4 स्वर हैं। इनमें क्या है, ह्रस्व स्वर जो है इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। और ये कौन कौन से हैं आपके? ये आपके आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और री है। ये जो 4 है ये आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर का मतलब है जिसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगे। 2 मात्रा का समय लगे। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। 2 मात्रा कैसे हो जाएंगे? आ प्लस आ बराबर हो जाएगा आ, यानी कि 2 ह्रस्व स्वर मिलके एक दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे। संयुक्त स्वर क्या होंगे? संयुक्त स्वर होंगे जब 2 स्वर मिलकर, 2 अलग अलग स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करें। जैसे आ प्लस ई बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? ए, आई, ओ, औ। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत का अर्थ होता है उछलता हुआ। प्लुत का क्या अर्थ होता है? उछलता हुआ। अतः ऐसा स्वर होगा जो उछलता हुआ होगा। एक और इसकी विशेषता होगी कि ये 2 मात्रा से भी अधिक का समय लेता है। 2 मात्रा से अधिक समय, इसको बोलने में 2 मात्रा से भी अधिक का समय लगता है। इसको कैसे प्रयोग करते हैं? आपने देखा होगा कहीं ऐसा अक्षर प्रयोग होता है, कहीं ऐसे ऐसे बना रहता है, वो प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे आप ओम लिखते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे लिखा रहता है ओम। चर्र लिखना है, ऐसे लिखेंगे। तो ये जो आता है, कभी कभी ये बीच में भी आता है, ये और ये जो आता है इसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि प्लुत का अर्थ क्या होता है, तो प्लुत का अर्थ होता है उछलता हुआ। और जो ये 3 हिंदी की गिनती के 3 के आकार का, या ये अंग्रेजी के एस के आकार का जो बना रहता है, ये क्या कहलाता है? ये प्लुत स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये प्लुत स्वर कहलाता है। अब हम बात करेंगे जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर की कौन कौन से स्वर होते हैं। इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।
जिह्वा के आधार पर। दूसरा क्या था? जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। जिह्वा का प्रयोग कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। जिह्वा का अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। वे स्वर जो जीभ के आगे के भाग से प्रयोग होते हैं अग्रभाग में आते हैं, जो मध्य से होते हैं मध्य भाग में आते हैं, जो पश्च से होते हैं अंदर से बोले जाते हैं वो पश्च भाग में आते हैं। अग्र स्वर में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे आ है, सॉरी आ नहीं, ई, ए बोल के देखना पता चलेगा। मध्य भाग से सिर्फ आ बोला जाता है और जीभ के पश्च भाग से बड़ा आ, ऊ, ओ, औ और औ। ये 3 प्रकार हैं जिह्वा के प्रयोग के आधार पर आपके स्वरों के। अगला आपका है ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। तीसरा है ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार से स्वर दिखेंगे आपको, 2 प्रकार के। एक अवृत्तमुखी और दूसरा वृत्तमुखी। आपको इन शब्दों से ही पता चल रहा होगा। अवृत्तमुखी का मतलब जो जिसमें वृत्त के आकार का मुंह ना बने, और वृत्तमुखी मतलब जिसमें जो ओंठ है वो वृत्त के आकार के बने, मतलब गोल बने। तो ओंठों की गोलाई के आधार पर है। तो इन जिनमें गोल नहीं बनेगा वो कौन सा होगा? आ होगा, बड़ा आ होगा, ई होगी, ए होगा, ऐ होगा। और जिसमें मुंह गोल गोल बनेगा वो क्या होगा? ऊ, ओ, आओ, औ। ये सब आपके आ जाएंगे वृत्तमुखी में। तो हमने 3 समझ लिए। सबसे पहला उच्चारण के आधार पर, दूसरा जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, तीसरा ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, और चौथा है मुख विवर के खुलने के आधार पर। मुख विवर मतलब मुंह, ये मुंह के खुलने के आधार पर। तो हम चौथा लिखते हैं। चौथा है मुख विवर के खुलने के आधार पर। मुख विवर के खुलने के आधार पर। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपका हिंदी वर्णमाला बिल्कुल आसान तरीके से आपको पूरी तरह कंप्लीट करा दी जाएगी, कोई भी चीज रहेगी नहीं। पहला है समृद्ध, दूसरा है अर्ध समृद्ध, तीसरा है विवृत और चौथा है अर्धविवृत। इसमें भी कुछ कुछ वही होठ के आकार के ही हैं। इसमें क्या है कि जो समव्रत है इसमें जो मुख है वो लगभग बंद रहता है। मुख विवर लगभग बंद
इसमें क्या आता है? ई, उ, ऊ। अर्ध समृद्ध में मुख विवर आधा बंद रहता है। आधा बंद रहता है। इसमें क्या आएगा? ए ओ, ए ओ। इसमें मुख विवर पूरा खुला होता है, पूरा खुलता है। इसमें क्या आता है? आ मतलब पूरा मुंह खुलता है। अर्ध में आधा खुलता है। आधा खुलता है। इसमें क्या आता है? आ, आए, आओ, आए, आ, आए, आओ, ये इसमें आ जाता है। पांचवा आधार है आपका नासिका के आधार पर। पांचवा है उच्चारण में नासिका और मुख। उच्चारण में नासिका व मुख से प्रवाहित वायु के आधार पर। वायु के आधार पर, नासिका और मुख से प्रवाहित वायु के आधार पर। इसमें दो तरह के हैं। एक तो अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार का मतलब हुआ जिसमें नाक से वायु प्रभावित होगी। एक मौखिक स्वर हो जाएगा जिसमें मुख से वायु प्रवाहित होगी। अनुस्वार में एक ही आता है केवल अंग, और मौखिक स्वर में सब आ जाते हैं। बाकी जो बचे हुए आ, ई, उ आदि। दो पॉइंट और बचे हैं आपके, एक वर्णों के मेल के आधार पर, एक जाति के आधार पर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो दोनों भी बता देते हैं। छठवां है वर्णों के मेल के आधार पर। इसमें इसके तीन भाग हैं। ये तीन तरीके के होते हैं। एक तो है सवर्णी मेल। सवर्णी मेल। दूसरा है असवर्णी मेल। ये बाद में आपके संधि समास में भी काम आते हैं। सवर्णी मेल संधि में तो खास तौर से। और आगत स्वर। तीसरा है आगत स्वर। सवर्णी का मतलब सेम, एक जैसे। आ धन आ मिलकर क्या बनेगा? आ। असवर्णी मेल का मतलब हुआ आ धन ई मिलकर क्या बनेगा? ए। असवर्णी है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है। आगत स्वर वो है जो हमारी मूल वर्णमाला में नहीं थे, मूल हिंदी में नहीं थे, लेकिन जब अंग्रेजी का वर्ड आया ओ, अंग्रेजी का वर्ड आया ओ, तो ओ का उच्चारण होने लगा ओ, जैसे टॉफी, चॉकलेट, ओ का। तो हिंदी में ये शब्द था ही नहीं, और अंग्रेजी के शब्दों का जब हिंदी में प्रयोग होने लगा तो उन शब्दों के लिए हमें एक नए शब्द की जरूरत पड़ी जो था ओ, और ये शब्द क्या कहलाया? आगत स्वर, मतलब कहीं से आया हुआ। सातवां जाति के आधार पर।
जाति के आधार पर। जाति के आधार पर स्वर पुनः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सजातीय और दूसरा होता है विजातीय। सजातीय जो एक जैसे हैं उन्हें सजातीय कहेंगे, आ ई उ। और बाकी जो अलग अलग लिखे रहेंगे वो विजातीय हो जाएंगे। ये थे मित्रों आपके सामान्य हिंदी में वर्णमाला में वर्णमाला जो दो भागों में व्यक्त है, जिसमें स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं। तो आज हमने बात की स्वरों पर। अगले वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजन पर। चूंकि इन्हें विस्तार से बताएंगे तो अलग अलग वीडियो में बताएंगे, बहुत लंबे वीडियो तो बनेंगे नहीं हमसे, इसलिए छोटे छोटे वीडियो में बताएंगे ताकि आप बोर ना हो। बनाने को मैं तो बड़े वीडियो भी बना दूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। काइनमास्टर से 2 बार में बनाकर भी कनेक्ट कर दूंगी अगर उस तरह का दिक्कत होगा। बाकी मैं तो खड़े रह के बना ही सकती हूँ, 2 घंटे का क्लास तो नॉर्मली लिया ही जाता है ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में मैं चाहती हूँ कि वीडियो थोड़ा छोटा रहे तो आपको इंटरेस्ट आता रहे और आप इससे जुड़े रहें। तो आशा है आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।